एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एनसीईआरटी के इस ब्यूटीफुल सेशन में। और एनसीईआरटी क्लास 4 इतिहास जिस तरीके से हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, अभी तक हमने 3 चैप्टर पढ़ चुका है, 3 चैप्टर अध्ययन कर चुके हैं। तो अगर आपने अभी तक पीछे का क्लास नहीं देखा तो एक बार जा करके चैनल पे वो वीडियो है, वो आप जा करके वहाँ से वॉच कर सकते हैं, ठीक है। और एनसीईआरटी का सेशन में आप बने रहेंगे तो हम इसी क्रम में टोटल सब्जेक्ट और टोटल क्लास का एनसीईआरटी जो है बारीकी से अध्ययन करते हुए चलेंगे, कुछ एक्स्ट्रा जानकारियां भी प्राप्त करेंगे। तो चलिए आज अध्याय चौथा का हम देखते हैं, आदिवासी दीकू और एक स्वर्णिम, है ना। चौथा का पहला क्लास है आज, अध्याय चौथा का आज फर्स्ट क्लास है। तो चौथा क्लास स्टार्ट करते हैं। इसमें आज देखेंगे आदिवासी दीकू और एक स्वर्ण युग की कल्पना, ठीक है। मतलब आदिवासी कौन थे? मतलब वे सभी समुदाय जो प्राचीन समय से वन में रहते हुए आ रहे थे, जिनका मुख्य आधार प्रकृति संपदा पर आधारित था, उन्हें आदिवासी कहा जाता था। आदिवासी को ही आगे चल करके दीकू, एक नया शब्द दीकू आदिवासी देना शुरू करता है ब्रिटिश को, ठीक है। दीकू मतलब बाहरी लोगों को, आदिवासी जो है वो बाहरी लोगों के लिए दीकू शब्द का इस्तेमाल करना शुरू करेंगे। और एक स्वर्ण युग की कल्पना, मतलब आदिवासी जो है वो दीकू को अपने क्षेत्र से भगा करके एक पुरातन युग की कल्पना करते हैं। किस प्रकार से, वही इस चैप्टर में, इस अध्याय में हम बारीकी से अध्ययन करेंगे, जो पीसीएस के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक आधार प्रस्तुत करेगा, आपका नींव प्रदान करेगा यूपीएससी बीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले देखेंगे लाइन बाय लाइन। देखिए, 1895 में बिरसा नामक एक आदमी को झारखंड में छोटा नागपुर के जंगलों और गांव में घूमते हुए देखा गया। देखिए कहानी को कितना बारीकी से उठाया है और कहाँ से उठाया है ना। 1895 में एक व्यक्ति को घूमता हुआ, देखिए सभी व्यक्ति को ऐसे आमतौर पर घूमते रहते हैं, लेकिन बिरसा व्यक्ति जो है ना वो एक इम्पोर्टेंट है, जनजाति समाज से ये डायरेक्टली जुड़े हुए हैं, है ना। इस कारण बिरसा मुंडा के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब बिरसा मुंडा हम बोल दिए, अभी तो बिरसा का सिर्फ नाम आया, घूमते हुए देखा गया। लोग कहते थे कि उसके पास चमत्कारी शक्तियां हैं, उस व्यक्ति के पास, किसके पास? बिरसा के पास। वह सारी बीमारियां दूर कर सकता था और अनाज की छोटी सी ढेरी को कई गुना बढ़ा देता था, ठीक है। मतलब इस प्रकार का चमत्कारी चीजों बिरसा को लेकर के झारखंड के क्षेत्र में प्रचलित था, छोटा नागपुर के जंगलों के क्षेत्र में, ठीक है। बिरसा ने खुद यह ऐलान कर दिया था कि उसे भगवान ने लोगों की रक्षा और उनको दीकुओं देखिए बाहरी लोगों से है, बाहरी लोगों में मुख्य रूप से पहले ब्रिटिश के लिए प्रयोग किया करता था, और वैसे अमीर लोग जो शोषण किया करते थे, जो आदिवासी समुदाय का शोषण करते थे, उनके लिए दीकू शब्द का प्रयोग किया करते थे, ठीक है। बिरसा मुंडा ने खुद यह ऐलान कर दिया था कि उसे भगवान ने लोगों की रक्षा करने के लिए और उनको दीकुओं की गुलामी से आजाद कराने के लिए भेजा है। दीकुओं अर्थात बाहरी लोगों की गुलामी, जो ब्रिटिश की गुलामी से आजाद कराने के लिए भेजा है, ऐसा वो बिरसा, यानी कि जो लड़का घूम रहा था, वो कहा करता था। कुछ समय के भीतर हजारों लोग बिरसा के पीछे चलने लगे। वे उसे भगवान मानते थे, उन्हें यकीन था कि वह उनकी समस्या दूर करने आया ना। मतलब लोगों को यकीन होना शुरू हो गया कि मतलब जो है वो बिरसा जो है वो उनकी समस्या को दूर कर सकता है। अब देखिए, अब बिरसा के बारे में जान लेते हैं। बिरसा था कौन? बिरसा का जन्म एक मुंडा परिवार में हुआ था, तभी तो उनके नाम के आगे लगता है बिरसा मुंडा, ठीक है। मुंडा एक जनजाति है, जनजाति समूह है जो छोटा नागपुर में रहता है। झारखंड के छोटा नागपुर का क्षेत्र जो है ना, छोटा नागपुर का पठार का क्षेत्र जो है, इधर देखा जाएगा तो छोटा नागपुर का पठार का क्षेत्र जो है, वहीं मुंडा जनजाति रहा करती थी, ठीक है। बिरसा के समर्थकों में इलाकों के दूसरे आदिवासी संथाल और उराव भी शामिल थे। देखिए 3 चीज हमको जानकारी यहाँ मिला, एक मुंडा जाति छोटा नागपुर के क्षेत्र में रहता है, संथाल जाति भी छोटा नागपुर के क्षेत्र में रहता है, उराव जाति भी छोटा नागपुर के क्षेत्र में रहता है। ये स्पष्ट दिखा ना। अब देखिए बिरसा मुंडा का संबंध मुंडा जाति से रहेगा, लेकिन उनका समर्थन उनको उराव और संथाल जनजातियों का भी उनको समर्थन प्राप्त रहेगा। ये सभी अपने आसपास आ रहे बदलावों और अंग्रेज शासन के कारण पैदा हो रही समस्याओं से बेचैन थे, है ना। मतलब ये सब जो आदिवासी लोग जो थे, चाहे वो मुंडा हो, संथाल हो या फिर उराव जनजाति के लोग,
जो आसपास के अंग्रेजों के शासन के कारण जो समस्या आ रही थी ना, उससे वो परेशान थे। उनकी परिचित जीवन पद्धति नष्ट हो चुकी थी, दिखाई दे रही थी। जो आजीविका, जो पुराना जीवन जो वो स्वतंत्र रूप से जीते आ रहे थे, ये जो वन क्षेत्र दिख रहा है, इसको वो अपनी स्वतंत्र संपदा प्राचीन समय से मानते आ रहे थे। उस पर ब्रिटिश कानून द्वारा कई तरह के प्रतिबंध लगा दिए गए थे, तो उनका अधिकार जो नष्ट हो चुका था ना, तो उनको अपना प्राचीन जो है वो पुरातन व्यवस्था एक तरीके से नष्ट होता हुआ दिखाई दे रहा था। आजीविका खतरे में उनकी दिख रही थी। भाई जंगल पर पूर्णतः नियंत्रण लगा देता है ये ब्रिटिश वगैरह, जंगल को काटने पर नियंत्रण लगा देगा, उसमें चारागाह पर नियंत्रण लगा देगा, जंगल में झूम कृषि नहीं कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीजों पर कोई चीजों को अगर लाना है जंगल से चुन करके, महुआ या फिर फूल या फिर लकड़ी, मध, ये सब, तो उसके बदले में ब्रिटिश बहुत सारा कर के रूप में हथिया लेता था, औने पौने दाम पे खरीद लेता था। मतलब शोषण का एक्सट्रीम लेवल क्रॉस कर चुका था, है ना। तो आजीविका भी उनके खतरे में थी, धर्म छिन्न भिन्न हो चुका था। ईसाई धर्म जो है वो आदिवासी क्षेत्र में पहुंच चुका था और लोगों को धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा था। बिरसा का भी तो वही स्थिति होता है, वो अपने ईसाई मित्र के संपर्क में आकर के वो भी ईसाई बन जाते हैं, लेकिन फिर बाद में जो है वो पुनः वो है हिंदू धर्म अपना लेते हैं, ठीक है, जनजाति धर्म, ठीक है। बिरसा किन समस्याओं को हल करना चाहता था, आखिर वो समस्या क्या था? तो सबसे पहले समस्या पर बात करेंगे। चलिए आगे हम बात करेंगे। जिन्हें दीकू कहा जा रहा था वो बाहरी लोग थे कौन? क्वेश्चन अब करना शुरू किया है। जो दीकू जो थे, जिनसे बिरसा आजादी दिलाने का बात कर रहा था, वो लोग थे कौन? और बिरसा किस प्रकार की समस्या से आजादी दिलाने का सोच रहा था? उन्होंने इलाके के लोगों को गुलाम कैसे बना लिया था? बाहरी लोग जो दीकू थे, वो उस इलाके के लोगों को गुलाम कैसे बना लिया था? अंग्रेजों के राज में आदिवासियों के साथ हो क्या रहा था आखिरकार? किस प्रकार की नीति, किस प्रकार की कानून व्यवस्था ब्रिटिश द्वारा या फिर बाहरी लोगों द्वारा आदिवासियों पर लगाया गया था, वो आखिर चल क्या रहा था वहाँ? आदिवासियों का जीवन किस तरह बदल रहा था? किस प्रकार से उनके स्वतंत्र जीवन जो था, जंगल में स्वतंत्र रूप से घूमते और विचरण करते थे, आजीविका के लिए कंदमूल, फूल, ये सब इकट्ठा किया करते थे। किस प्रकार से ब्रिटिश जो है उनके जीवन में परिवर्तन लेकर के आया और उनको जीवन को प्रतिबंधित, मतलब जीवन की स्वतंत्रता का हनन कर दिया। इस अध्याय में ऐसे कुछ सवाल पर विचार करेंगे, ठीक है। तो इसी प्रकार का सवाल जो है इस अध्याय में हमको मिलने वाला है। देखिए, अब देखिए वो सवाल जवाब के लिए सबसे पहले अब अगला स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। पिछले साल पहले आदिवासी समाज के बारे में पढ़ा था क्लास 6 के में, जिसमें पाषाण काल वगैरह के बारे में पढ़े होंगे, है ना। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, 3 गो पाषाण काल पढ़े होंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए, पिछले साल आपने आदिवासी समाज के बारे में पढ़ा होगा। ज्यादातर कबीले के रीति रिवाज और रस्मों ब्राह्मणों द्वारा निर्धारित रीति रिवाज और रस्मों से बहुत अलग थी। नहीं, ऐसा नहीं कि वो जो था ब्राह्मण की तरह, यानी कि ब्राह्मण संप्रदाय यानी कि हिंदू से जुड़े हुए थे, ऐसा नहीं था। वो ब्राह्मणों से उनका रीति रिवाज जो था वो डिफरेंट था कई जनजाति लोगों का। इन समाज में ऐसे गहरे सामाजिक भेद नहीं थे जो जाति पर आधारित समाज में दिखाई देता है। जैसा कि ऋग्वैदिक काल में आप पढ़े होंगे वर्ण व्यवस्था, है ना, वर्ण व्यवस्था पढ़े होंगे, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य और शूद्र के बीच में। तो वो वर्ण व्यवस्था जो था वो ब्राह्मण संप्रदाय से जुड़ा हुआ था, है ना, जो आदिवासी समाज में देखने को नहीं मिलता है। आदिवासी समाज में क्या दिखता है? तो समानता दिखता है, सामाजिक भेदभाव का अभाव मिलता है, सामाजिक भेदभाव वहां नहीं था, है ना। एक कबीले के सारे लोग कुटुंब के बंधनों में बंधे होते थे, मतलब रिश्तेदार के रूप में बंधे होते थे, लेकिन इसका यह मतलब भी नहीं कि आदिवासी के बीच कोई आर्थिक और सामाजिक फर्क ही नहीं था। अब इसका तात्पर्य हम यह नहीं निकाल सकते हैं कि आदिवासी लोगों के बीच कोई फर्क ही नहीं था, सब समान थे। अब देखिए नीचे फोटो, एक ब्यूटीफुल सा फोटो दिया हुआ है, देखिए इधर प्रकृति संपदा को दिखाया गया है ना, इधर प्रकृति संपदा को दिखाया गया है। उसके जस्ट नीचे देख रहे होंगे कि यहाँ कुछ जनजाति समुदाय की कुछ महिलाएं जो है वो पानी को क्रॉस कर रही है ना। अब देखिए इसमें कुछ ऊपर लिखा हुआ होगा, उड़ीसा के डोंगरिया कंध कबीले की महिलाएं बाजार जाते हुए नदी से गुजर रही। मतलब उड़ीसा के है डोंगरिया कंध कबीला के बारे में बता रहा है, उसकी महिलाएं जो है बाजार जाने के दौरान रास्ते में जो नदी है उसको पार कर रही है, ठीक है। चलिए तो इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं।
जनजाति समूह किस तरह जीते थे, आखिर उनका जीवन कैसा था। तो चलिए सबसे पहले हम जनजाति समूह का जीवन के बारे में अध्ययन करते हैं, है ना। उनका जीवन किस प्रकार का था। 19वीं सदी तक देश के विभिन्न भागों में आदिवासी तरह तरह की गतिविधियों में सक्रिय थे, है ना। जनजाति जो थे वो एक चीज से जुड़े नहीं होते थे, तरह तरह की गतिविधियों से सक्रिय थे। कुछ झूम खेती करते थे। अब झूम खेती क्या था, झूम खेती देखिए आगे चल करके उसके बारे में अच्छे से क्लियर करेगा। झूम खेती हम क्लियर नहीं करते हैं, आगे पढ़ करके क्लियर करते हैं, ठीक है। ऐसे हम भी क्लियर कर सकते हैं, लेकिन देखते हैं हम लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे, सब कुछ मिलेगा, जो नहीं इसमें मिलेगा वो कुछ हम एक्स्ट्रा बात करते हुए चल रहे हैं, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। उनमें से झूम खेती करते थे, उनमें से कुछ समुदाय झूम खेती करते थे। झूम खेती घुमंतू खेती को कहा जाता है। अब देखिए बताना शुरू किया कि झूम खेती है क्या, क्या है, तो घुमंतू खेती है, मतलब घूम घूम करके कृषि किया जाता है। किस प्रकार से, इस तरह की खेती अधिकांशतः जंगलों के छोटे भूखंड पर की जाती है। बहुत बड़ा जंगल है ना, तो जंगल का छोटा सा पार्ट में किया जाता है। किस प्रकार से किया जाता है, ये लोग जमीन तक धूप लाने के लिए पेड़ों को ऊपरी हिस्से को काट देते हैं और जमीन पर उगी घास फूस जलाकर साफ कर देते हैं। मतलब ये किसी क्षेत्र को निर्धारित कर लिया, है ना, इस क्षेत्र को जला दिए, वहां के पेड़ को काट दिए, है ना, पेड़ काट दिए। तो इस प्रकार का करने के बाद जो है घास फूस था उसको जला दिए, है ना, और उसको जलाने के बाद पैदा हुई राख को खाली जमीन पर छिड़क देते थे। मतलब ये जो जमीन था उस पर छिड़क देते थे, जो फर्टिलाइजर्स के रूप में काम करता था। इस राख में पोटास होती थी जिससे मिट्टी उपजाऊ हो जाती थी, बोले ना, वो फर्टिलाइजर्स के रूप में कार्य करता था। अब देखिए और क्या करते थे झूम कृषि में, वे कुल्हाड़ों से पेड़ को काटते थे और कुदालों से जमीन की ऊपरी सतह खुरच देते थे। मतलब बेसिक जो है पुराने उपकरण के रूप में कुल्हाड़ी का प्रयोग कर रहे थे, कुदाल का प्रयोग कर रहे थे, और उससे क्या करते थे, जमीन का जो बाहरी हिस्सा होता था मिट्टी का वो थोड़ा सा ऊपरों का लेयर थोड़ा सा खुरच देते थे, ताकि फसल की बुआई जो है वो आराम से हो सके, ठीक है। वे खेतों को जोतने और बीज रोपने की बजाय उनमें बस खेत में बिखेर देते थे। जैसे अभी जो है बीज वगैरह को रोपा जाता है, उसकी वजह क्या करते थे, रोपने की वजह उसको बस खेत में बिखेर देते थे। बिखेर मतलब ऐसे ही छीट देते थे, जहां तहां ऐसे ऐसे फैला दिए। जब एक बार फसल तैयार हो जाती थी तो उसे काट कर वे दूसरी जगह के लिए चल पड़ते थे, जहां वे उन्होंने अभी फसल काटी थी वह जगह कई साल तक पड़ती पड़ी रहती थी। अब देखिए मतलब एक जगह जब वो कार्य कर लिया करते थे, इस प्रकार के झूम कृषि, जैसे झूम कृषि में क्या करते थे, जंगल का एक भाग को चुने, उस क्षेत्र के कुछ पेड़ पौधा को काटें, घास फूस को जलाएं, जला करके उस राख को पोटास के रूप में यूज किए, उसके बाद वहाँ कृषि किए। जब फसल का उत्पादन हो गया, उर्वरा शक्ति उस वहाँ कम गया, अब वहाँ से लोग फसल को काट करके दूसरी जगह प्रस्थान कर गए। अब जमीन को वहाँ छोड़ देते थे पड़ती, वहाँ फिर से स्वतः जंगल उगाता था। अब दूसरी जगह जा करके वैसे ही पेड़ को काट करके जला करके फिर से कृषि किया करते थे, और इसी को बोलते थे क्या, इसी को झूम कृषि बोलते थे, ठीक है। इसको स्थानांतरण कृषि भी बोला जाता है। क्षेत्रीय नामों के आधार पर अलग अलग, जैसे झूमिंग जो है वो कहा जाता है पूर्वोत्तर राज्य में, उसके अलावा मैक्सिको वगैरह में जो है वो मिल्पा कहा जाता है, और भी बहुत सारा नाम है जो आपको मिलेगा इसमें। परती क्या है, तो कुछ समय के लिए बिना खेती छोड़ दी जाने वाली जमीन, ताकि उसकी मिट्टी दोबारा उपजाऊ बन जाए, ये उसको परती भूमि बोलते हैं। साल क्या है, एक पेड़ का नाम है। महुआ क्या है, एक फूल है जिसे खाया जाता है, शराब बनाने के इस्तेमाल किया जाता है, थोड़ा मीठा लगता है जी महुआ वगैरह, ठीक है, शराब में उसका पूरा प्रयोग किया जाता है। घुमंतु किसान मुख्य रूप से पूर्वोत्तर और मध्य भारत की पर्वतीय जंगली पट्टियों में रहते थे। तो अभी भी पूर्वोत्तर राज्य में देखेंगे, है ना, भारत के पूर्वोत्तर राज्य में अगर अभी भी देखा जाए तो इधर पूर्वोत्तर राज्य में अभी भी झूम कृषि होती है, और उस समय भी पूर्वोत्तर राज्य में जो थे वो इस प्रकार का घुमंतु किसान जो देखने को मिलते थे। इन आदिवासी समुदायों की जिंदगी जंगलों में बेरोक टोक आवाजाही और फसल उगाने के लिए जमीन और जंगलों के इस्तेमाल पर आधारित। मतलब कोई उनको रोकने वाला ना था, अपनी इच्छा अनुसार जहाँ इच्छा होता था वो कृषि करते थे, जंगलों को काटते थे, उसको छोड़ करके दूसरी जगह जाते थे। बेरोक टोक स्वतंत्र पूर्वक वो जीवन यापन कर रहे थे। वे केवल इसी तरीके से घुमंतु खेती कर सकते थे, उनके पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं था कि वो एक जगह अस्थायी रूप से रह सकते हैं। अब देखिए ये तो एक हो गए कृषि करने वाले। अब देखिए कुछ शिकारी और संग्राहक भी थे। कुछ आदिवासी जो थे
वो शिकारी भी थे। शिकारी मतलब जीव जंतु का शिकार किया करते थे। अब देखिए, बहुत सारे इलाके में आदिवासी समूह पशुओं का शिकार करके और वन्य उत्पादों को इकट्ठा करके अपना काम चलाते थे, है ना। मतलब पशु का भी शिकार किया करते थे। बहुत सारे क्षेत्र में जो थे आदिवासी जो थे वो पशुओं का भी शिकार किया करते थे। वे जंगलों को अपनी जिंदगी के लिए बहुत जरूरी मानते थे। प्रकृति चीजों से कनेक्ट अपने आप को देखते थे। भाई खाने के लिए वो जंगल पर निर्भर रहते थे, आवास के लिए जंगल पर निर्भर रहते थे, अपने सुरक्षा के लिए, बाह्य आघातों से सुरक्षा के लिए जंगलों पर निर्भर रहते थे। एक तरीके से जीवन जो उनका जुड़ा हुआ था वो जंगल से शुरू होता था, जंगल से खत्म होता था। तो ऑब्वियसली बात है कि जंगल को अपनी जिंदगी का बहुत जरूरी हिस्सा मानना कोई बड़ी बात नहीं है। उड़ीसा के जंगलों में रहने वाला खोंड समुदाय इसी तरह का एक समुदाय था। खोंड जनजाति जो आगे चल करके ब्रिटिश सरकार के खिलाफ खोंड विद्रोह करेगा जब नरबली प्रथा पर रोक लगाया जाएगा। तो ठीक है, इस समुदाय के लोग टोलियां बनाकर शिकार पर निकलते थे। जो हाथ लगता था उसे आपस में बांट लेते थे। मतलब ग्रुप बना करके शिकार किया करते थे। अभी भी वर्तमान समय में अगर कभी देखेंगे तो अफ्रीका वगैरह का कुछ वीडियो अगर आपको मिल जाता है तो वहाँ कुछ जनजाति के बारे में आप देखेंगे तो उसी प्रकार से ग्रुप बना के अभी भी शिकार किया करते हैं। कहा कि बड़े बड़े जंगली जीवों को शिकार करना इतना आसान नहीं होता है, उसको चारों तरफ से घेरना पड़ता है। तो वहाँ एक ग्रुप के बहुत सारे लोगों की आवश्यकता पड़ती ही है। ठीक है, तो जंगलों से मिले फल और जड़, वे क्या करते थे, तो जंगलों से जो फल मिलता था, कुछ जड़ मिलता था, उसको भी खाते थे। कृषि के अलावा ये सब कार्य है। खाना पकाने के लिए वे साल और महुआ के बीज का तेल इस्तेमाल करते थे, है ना। मतलब ये सब जो है वो खाना भी देखिए काफी स्वादिष्ट बना रहे हैं, है ना जी। ये तब तेल वगैरह भी इस्तेमाल कर रहे हैं। इलाज के लिए भी जंगल पर निर्भर थे, बहुत सारी जंगली जड़ी बूटियां का इस्तेमाल करते थे और जंगलों से इकट्ठा हुई चीजों को स्थानीय बाजार में बेच भी देते थे। देखिए ये पत्ता जो है वो खाना बनाने के लिए जो पत्तल का प्रयोग करते हैं ना, वही पत्ता लेके जा रही। देखिए डोंगरिया कंध कबीला की औरतें पंडानों की पत्तियां इकट्ठा करके ला रही है। इन पत्तियों के पत्तलें बनाई जाती, पत्तल जो गांव में सहभोज चलता है ना, सामूहिक भोज वगैरह होता है, उसमें पत्तल का प्रयोग होता है। पत्ता वाला थाली का प्रयोग होता है। उसी के लिए ये सब महिलाएं जो है वो इकट्ठा करके ला रही है, उसको बना करके स्थानीय बाजार में बेचेगी। ठीक है, जब भी स्थानीय बुनकरों और चमड़ा कारीगरों को कपड़े व चमड़े की रंगाई के लिए कुसुम और पलाश के फूलों की जरूरत होती थी तो वे खोंड समुदाय के लोगों को ही कहते थे। मतलब चमड़ा और ये सब का कपड़ा की रंगाई के लिए वो कुसुम और पलाश का पौधे का फूल का यूज करते थे। ठीक है, कुसुम एक प्रकार का पादप होता है, पौधा है, और पलाश भी एक प्रकार का पौधा है। दोनों का पुष्प जो है वो रंग देने के लिए जिम्मेवार है। खोंड समुदाय जो है इसके बारे में स्पष्ट जानकारी रखते थे, इस कारण लोग उनसे कांटेक्ट किया करते थे। इन समुदाय को चावल और अन्य अनाज कहाँ से मिलती थी? क्या ये चावल खाते थे? और खाते थे तो ये सब मिलती कहाँ से थी? कई बार तो चीजों की अदला बदली से काम चला लिया करता था। मतलब क्या करते थे, वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित थी, वाटर सिस्टम प्रचलित था। वे अपनी कीमती व उत्पादों के बदले जरूरत की चीजों ले लेते थे, है ना। मतलब कीमती जो वन उत्पादन होता था उसके बदले मार्केट जाते थे तो बदल करके जरूरत की चीजों ले लेते थे। कई बार उन्होंने जरूरी चीज खरीदने के लिए अपनी मुट्ठी भर आमदनी का सहारा लेना पड़ता था, है ना। मुट्ठी भर मतलब थोड़ा सा आमदनी का सहारा लेना पड़ता था। उनमें से कई लोग आपस के गांव में नौकरी भी करते थे। कुछ आदिवासी लोग गांव में नौकरी भी करते थे, किन्हीं का कोई बोझ ढो दिया, है ना, किन्हीं का घर में कुछ काम कर दिया, उसके बदले में उनको कुछ पारिश्रमिक दे दिया करते थे। कोई बोझ ढोता था, है ना, पास के गांव में जो काम करता था, कोई बोझ ढोता था, कोई सड़क निर्माण कार्य में नौकरी करता था, कई आदिवासी खेत मजदूर थे। जब वन उत्पाद कम पड़ जाते थे तो आदिवासी को मजदूरी के लिए ज्यादा भटकना पड़ता था, है ना। जब वन उत्पाद जो ज्यादा नहीं मिलता था तो इस स्थिति में आदिवासी जो है वो रोजगार की तलाश में और सबसे बड़ी आजीविका भोजन की तलाश के लिए वो रोजगार का स्रोत जो है वो शहर या गांव, पास के गांव में देखा करते थे। उनमें से बहुत सारे समुदाय जैसे मध्य भारत में बैंगा जनजाति औरों के लिए काम करने से कतराते थे, है ना।
बेंगा एक ऐसा जनजाति थे जो दूसरों के लिए काम करने के लिए कतराते थे। क्यों? होता क्या था ना, जनजाति लोगों को शोषण भी किया जाता था जी, उनको बहुत चीजों के बारे में जानकारी का अभाव होता है ना, तो उनका शोषण भी किया जाता था। उसी में से एक बेंगा जनजाति जो काम करने के लिए कतराते थे। बेंगा खुद को जंगल की संतान मानते थे, जो केवल जंगल की उपज पर ही जिंदा रह सकती थी। मतलब वो जंगल पर फुली डिपेंडेंट थे। मजदूरी करना बेंगाओं के लिए अपमान की बात थी, है ना, दूसरों की बेगारी जो थी इनके लिए अपमान की बात थी, है ना। तो इस प्रकार का ये आजीविका जीते थे। जो चीजें आसपास पैदा नहीं होती थी उन्हें हासिल करने के लिए आदिवासियों को खरीद फरोश भी करनी पड़ती थी। नहीं मिलती थी, पास के बाजार में जाते थे, जो जंगलों से सामान इकट्ठा किए वो देते थे, बदले में वो चीज को खरीद करके ले आते थे, कभी वस्तु बदल करके, कभी कुछ जो है वो धातु वस्तु दे करके, कुछ और भी चीजों दे करके, वो जंगली वस्तु जो कलेक्ट करते थे जंगल से पदार्थ, उसको दे करके बदले में अपनी आवश्यकता की चीजों को बगल के मार्केट से खरीद लिया करते थे आदिवासी। इसकी वजह से वे कभी कभी व्यापारी और महाजनों पर भी आश्रित हो जाते थे ना, मतलब व्यापारी और महाजन पर भी निर्भर रहते थे खरीद फरोश के लिए। व्यापारी बेचने की चीजें लेकर आते थे और भारी कीमत पर चीजें बेचते थे। आदिवासी लोगों को पता नहीं होता है, तो 2 रुपया की चीज को 200 में बेचा करते थे। 200 रुपये तो वो नहीं देंगे, तो उसके बदले में बहुत सारा जंगली सामान ले लिया करते थे, जैसे महुआ का फूल हो गया, मध हो गया, जड़ी बूटी हो गया, लकड़ी, कीमती लकड़ी वगैरह हो गया, घास फूस हो गया, या फिर और भी बहुत कुछ धात्विक पदार्थ है, ये सब बहुत ज्यादा लेते थे, तब जाकर के उनकी आवश्यकता की चीजों देते थे। काहे कि उनको मूल्य का आकलन नहीं पता था ना, व्यापारी को पता था, तो व्यापारी फायदा कमाता था। सुधखोर महाजन भी आदिवासी को कर्ज तो देते थे, लेकिन उनका ब्याज बहुत ज्यादा होता था, है ना। तो बेचारे को 100 रुपये का अगर कभी कर्ज लिया तो करते थे, तो ब्याज इतना जोड़ देता था कि उसका 3 गुना 4 गुना 5 गुना तक चुकाते रहते थे, है ना। इस तरह बाजार और वाणिज्य ने आदिवासियों को कर्ज और गरीबी में धकेल दिया था। लिहाजा वे महाजन और व्यापारियों को बाहरी शैतान और अपनी सारी मुसीबतों का जड़। अब देखिए क्यों वो विरोध कर रहे थे, क्यों वो दीकू के पीछे पड़े हुए थे, क्यों उनको भारत बाहर भगाना चाहते थे। देखिए क्लियर होता जा रहा है धीरे धीरे, है ना जी। अब देखिए कुछ जो है वो जानवरों को भी पालेंगे, कुछ आदिवासी जो है वो जानवरों को पालेंगे, है ना। कुछ आदिवासी, चलिए तो ये देख लेते हैं। बहुत सारे आदिवासी समूह जानवर पालकर अपनी जिंदगी चलाते थे। वे चारावाह थे, जो मौसम के हिसाब से मवेशी, भेड़, रेवड़ लेकर यहाँ से वहां जाते थे, है ना। मतलब सब समुदाय का जो था जीवन का आधार जो था ना जी, अलग अलग, कोई स्थानांतरण कृषि करते थे, कोई जंगली चीजों पर निर्भर करते थे, कोई शिकार पर निर्भर रहते थे, कोई पशुओं को पाला करते थे। जब एक जगह घास खत्म हो जाती थी तो वो दूसरे इलाके में चले जाते थे। भाई घास उगाने का कोई तो था नहीं कंसेप्ट उस टाइम, तो आमतौर पर वो घूमते रहते थे। उसको बोलते हैं पशुचारण ही बोलते हैं, पशुचारण का ही एक प्रकार है चलवासी पशुचारण, ठीक है। चल चल करके पशु को चरा करके अपनी आजीविका का साधन उपलब्ध करना। पंजाब के पहाड़ में रहने वाले वन गुज्जर, देखिए गुज्जर भी एक जनजाति है, इसको भी याद कीजिएगा, पहाड़, पंजाब के पहाड़ी क्षेत्र में। और आंध्र प्रदेश के लवड़िया, लवड़िया भी एक जनजाति। अभी देखिए बहुत सारा जनजाति के बारे में सुन चुके हैं, तो सभी जनजाति का नाम देखते चलेंगे। ये सब जनजाति का नाम और क्षेत्र का नाम लिखते हुए चलेंगे, क्योंकि ये सब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होता है, खास करके यूपीएससी में। इस प्रकार का मिलान करने के लिए दे देगा, ए बी सी, इधर 1 2 3 ऐसे करके मिलान करने के लिए दे देगा, ऐसे मिलाते रहिएगा आप लोग, ठीक है। वो सब याद करके रखेंगे तो आपके लिए काफी कारगर रहेगा। यदि समुदाय गाय भैंस के झुंड पालते थे, लवाड़िया आदि समुदाय जो था वो गाय भैंस का झुंड पालते थे। कुल्लू मनाली, कुल्लू जम्मू कश्मीर की तरफ गद्दी समुदाय के लोग गडेरिया थे, मतलब भेड़ वगैरह को पाला करते थे। और कश्मीर के बकरवाल बकरियां पालते थे। बकरवाल देखिए जनजाति है ना जी, नाम है उनका, नाम में से पता चल रहा है। अगले साल इतिहास के पाठ्यक्रम में आप इसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे, है ना। 9th के बुक में दिया हुआ है, 9th के बुक में आदिवासी और दिकू के नाम से कुछ चैप्टर दिया हुआ है जी अंतिम में, ठीक है, मिलेगा। पहले तो वर्ल्ड हिस्ट्री दिया हुआ रहेगा, उसके बाद एक अंतिम में एक भारत का इतिहास जो है, जनजाति इतिहास से जुड़ा हुआ एक चैप्टर है, जनजाति समाज से जुड़ा हुआ, उसमें पढ़ेंगे भारत की जनजाति के बारे में अच्छे। तो देखिए यहाँ ही हम बहुत जनजाति देख चुके हैं।
सबको नोट करते हुए चलेंगे कॉपी में। जनजाति इंपॉर्टेंट है, किस क्षेत्र में निवास कर रहा है वो इंपॉर्टेंट है, वो क्या करते हैं वो भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से एक एक शब्द इंपॉर्टेंट रहता है एनसीईआरटी का। तो आप हमारे साथ बने रहेंगे और कहीं मत जाएंगे, ठीक है। तो वीडियो में अब तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो लंबा ना हो इस कारण, बाकी जो है हम नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो और जा करके प्लेलिस्ट बना हुआ है आपके चैनल पे, वहाँ से जा करके आप 12th का, 8th का, 11th का ज्योग्राफी सभी आप देख सकते हैं, है ना। बारीकी से अध्ययन कर सकते हैं, आप बेसिक्स प्राप्त कर सकते हैं जनरल कंपटीशन के लिए, या फिर यूपीएससी बीपीएससी के लिए बेसिक आधार आपको मिल सकता है। एडवांस तो नहीं कहेंगे, लेकिन बेसिक आधार आपको, नींव एक मजबूत, जानते हैं बिल्डिंग वगैरह का नींव अच्छा रहता है, मतलब नींव जब अच्छा रहता है तो उस पर बिल्डिंग बहुत शानदार बनता है। तो आपको हमारा चैनल जो है वो बीपीएससी यूपीएससी के लिए नींव प्रदान करेगा, है ना। वो बीपीएससी यूपीएससी रूपी जो बिल्डिंग बनाने वाले हैं भविष्य में, उसके लिए हमारे चैनल नींव प्रदान करेगा। तो आप जाएंगे वीडियो को पीछे से और भी बारीकी से देख लेंगे, और भी वीडियो पड़ा हुआ है। और अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो मित्रों के साथ शेयर भी कर देंगे, क्योंकि कहते हैं ना कि सरस्वती बांटने से बढ़ती है ना। तो एक दो मित्रों को बताएंगे या फिर उनके साथ शेयर भी कर सकते हैं। तो क्लास में पूरे बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।